नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में हो गया जल संकट। भारत ने 2 बांध बंद कर दिए। पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलियार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। पाकिस्तान में चिनाब का पानी 22 फीट था, जो कि 24 घंटे में 7 फीट घट गया। चिनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी के पीने के लिए तरसना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि भारत के इस कदम से खरीफ की फसल के लिए पानी में 21% की कमी आ जाएगी। पाकिस्तानी संसद ने इसे युद्ध छेड़ने की कार्यवाही बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत पर पाकिस्तान के आरोप यूएनएससी में हो गए खारिज। पूछा, क्या पहलगाम हमले में लश्कर शामिल था? यूएन चीफ ने कहा, कोई गलती न करें। जी हां दोस्तों, पहलगाम अटैक और भारत पाकिस्तान तनाव पर सोमवार रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान से सवाल हुए। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर ए तैयबा शामिल था। बैठक में यूएनएससी मेंबर्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और उसकी जवाबदेही की जरूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान यूएनएससी मेंबर्स ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। मेंबर्स ने पाकिस्तान की ओर से 3 दिन में 2 मिसाइल परीक्षण किए जाने पर भी चिंता जाहिर की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एनसीआर का एक शहर बना बांग्लादेशियों का गढ़। 2 दिन में मिले 177 घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल से पहुंचे थे दिल्ली। जी दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का अलवर शहर बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन गया है। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके तहत अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में 2 दिनों में 177 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी संख्या लगातार बढ़ भी रही है। भिवाड़ी अलवर क्षेत्र में हजारों औद्योगिक इकाइयां हैं जहां बांग्लादेशी रहते हैं और काम करते हैं। अलवर जिला दिल्ली से सबसे नजदीक जिलों में से एक है और सड़क व रेल मार्गों से सीधे जुड़ा हुआ है, जिससे यहां आना जाना आसान भी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूस से इसी महीने आ जाएगा जंगी जहाज तमल। ब्रह्मोस मिसाइल से लेस रडार की पकड़ से बाहर, नेवी की ताकत बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावनाओं के बीच भारत की समुद्री ताकत बढ़ने वाली है। रूस में बने एक मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल को भारतीय नौसेना को मई के अंत में सौंप दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जून में इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लेस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की 19,000 करोड़ की मदद रोकी। 3,000 कर्मचारियों की छटनी का है प्लान। सिर्फ 5 महीने की सैलरी बची है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस को मिलने वाले 19,000 करोड़ के फंड को रोक दिया है। इसमें से कुछ पैसा बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल का भी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के फंड नहीं देने से यूनाइटेड नेशंस कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। बजट संकट इतना गंभीर है कि अगर हालात नहीं बदले तो 5 महीने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं बच पाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में 15 मई से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। अडानी से बिजली खरीदेगी सरकार। योगी कैबिनेट में 11 प्रस्ताव हुए पास। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस साल 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे। प्रदेश में राज्य सरकार के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके अलावा राज्य कर विभाग को सेवा कर विभाग बनाया गया है। सरकार 17 जिलों में पार्किंग बनाने के साथ ही सभी जिलों में पीपीपी मोड पर प्राइवेट बस स्टैंड बनाएगी। इसके लिए न्यूनतम 2 एकड़ की जमीन होना जरूरी है। यह जमीन शहर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, प्रधानमंत्री के पास पहले से ही था हमले का इनपुट। 3 दिन पहले रिपोर्ट मिल गई थी। मोदी ने दौरा रद्द किया, आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की। जी हां दोस्तों, झारखंड के रांची में मंगलवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है और एक अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, इसलिए उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की। 26 बेगुनाह मारे गए और सरकार ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर है और इसको वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राकेश टिकैत के साथ जिन्होंने बर्बरता की वो आतंकवादियों से कम नहीं, सपा सांसद इकरा हसन के बयान से भड़के हिंदू संगठन, कार्यवाही की मांग। जी हां दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी मंच साझा किया था, जिनमें मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और मेरठ की सरदाना विधानसभा सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान भी शामिल हुए थे। इसी बीच दोस्तों, पंचायत के दौरान मंच से किसानों को संबोधित करते हुए इकरा हसन ने कहा था कि पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जन आक्रोश रैली में विरोध के लिए गए थे, लेकिन जहां पर जिन लोगों ने उनके साथ बर्बरता दिखाई और निंदनीय काम को अंजाम दिया वह किसी आतंकी से कम नहीं है। हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में तेज हवाओं से ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे, यूपी समेत 27 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, एमपी में ओले गिरने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसके कारण कई शहरों में पारा 8 से 10 डिग्री तक गिर गया। गुना में तेज आंधी के चलते शादी का टेंट उड़ गया। अशोकनगर में मोबाइल टावर धराशायी हो गया। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार को आंधी के साथ तेज बारिश का दौर जारी रहा। अलीगढ़ में तेज आंधी के बीच बच्चों को बचाने निकली मां की टीन शेड से गर्दन कट गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बच्चा घायल हो गया। उधर दोस्तों, राजस्थान के कई जिलों में रविवार रात से ही आंधी तूफान के साथ बारिश जारी है। पाली में आंधी से चलती ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरकर हाई टेंशन बिजली के खंभे से टकरा गए। बूंदी जिले में ट्रांसफार्मर जेसीबी पर जा गिरा। वहीं दोस्तों, आज भी आंधी और बारिश और तूफान को लेकर आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। जिन राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है उन राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जातिगत जनगणना पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी को चिट्ठी, सर्वे में तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग की, 3 सुझाव भी दिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग को दोहराया। उन्होंने सर्वे करवाने के लिए 3 सुझाव भी दिए। अपने पत्र में खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 में उनके पहले के पत्रों का जवाब नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना भी की। वहीं दोस्तों, खड़गे ने कहा कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आज आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह मांग सामाजिक हित में है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करने की भी सलाह दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सड़क हादसे के घायलों का तुरंत होगा मुफ्त इलाज, देश में लागू हुई योजना, 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज का लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा कर दी। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक गेजेट अधिसूचना के अनुसार अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके तहत घायल का केसलेस इलाज किया जाएगा, चाहे उसके साथ हादसा किसी भी सड़क पर हुआ हो। इसके लिए घायल को 1.5 लाख रुपए तक किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत आधिकारिक तौर पर बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत से आगे सिर्फ 3 देश, अमेरिका, चीन और जर्मनी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से यह जानकारी साझा की। रेखा गुप्ता ने IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का हवाला दिया और एक ग्राफिक साझा किया, जिसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक चलेगी। जी हां दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन यह यात्रा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पहलगाम हमले पर अब अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को साफ मैसेज।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने भारत को बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। यह बयान जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भीषण आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें दोस्तों 26 लोगों की जान चली गई थी। माइक जॉनसन ने कैपिटल हिल में कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, उनका समर्थन करने की हर संभव कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्लाइमेट ट्रेड की रिपोर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पैटर्न बदला, देश में भीषण गर्मी के दिन घट रहे, मार्च अप्रैल में बर्फबारी बढ़ रही। दरअसल दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पैटर्न बदलने से मौसम पर सबसे ज्यादा असर होने लगा है। हिमालय पर जनवरी फरवरी में होने वाली बर्फबारी मार्च अप्रैल में होने लगी है। 2 साल से सबसे ज्यादा स्नो कवर मार्च में हो रहा है। इससे हीटवेव के दौर घट रहे हैं। यह जानकारी जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड ने दी है। दरअसल दोस्तों, सर्दियों में पश्चिम से आने वाले तूफानों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कुछ साल पहले तक नवंबर से फरवरी के बीच सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आते थे। हालांकि 4-5 सालों में इनकी सक्रियता जनवरी फरवरी में कम होकर मार्च अप्रैल में बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 80,641 पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक लुढ़का। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 11% गिरा। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर 5% तक टूटे। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 80,641 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंकों की गिरावट रही और यह 24,380 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट रही। जोमेटो का शेयर 3.08%, टाटा मोटर्स का 2.9% और एसबीआई का 2.1% गिरकर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 34 गिरकर बंद हुए, जबकि 16 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और ट्रेड लिमिटेड रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक दिन में सोना 1479 रुपए महंगा हुआ। सोने के दाम में तेजी जारी, साल के अंत तक 1.10 लाख रुपए तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1479 रुपए बढ़कर 96,761 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोना 88,633 और 18 कैरेट सोना 72,571 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो 1 किलो चांदी की कीमत आज 1745 रुपए बढ़कर 95,845 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेट गाला 2025 रेड कारपेट पर डेब्यू कर शाहरुख खान ने रचा इतिहास। कियारा बेबी बम्प के साथ पहुंचने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी। दिलजीत दोसांझ का महाराजा अवतार। जी हाँ दोस्तों, मेट गाला 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ। इस साल मेट गाला थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल रखी गई थी। ये मेट गाला इंडियन फैंस के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने रेड कारपेट पर डेब्यू किया है। इस डेब्यू से शाहरुख खान ने इतिहास रचा है। वो मेट गाला में पहुंचने वाले पहले इंडियन मेल एक्टर हैं। उनसे पहले कोई भी इंडियन एक्टर मेट गाला नहीं पहुंचा है। इसके अलावा कियारा आडवाणी भी बेबी बम्प के साथ रेड कारपेट पर आने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कॉन्सर्ट विवाद पर सोनू निगम ने माफी मांगी। कहा प्यार ईगो से ज्यादा है। कन्नड़ इंडस्ट्री ने किया बैन। सिंगर बोले मुझे धमकाया गया, ऐसे लोगों से नफरत। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में हुए एक कॉन्सर्ट के चलते सोनू निगम विवादों में आ गए। मंच पर भड़कते हुए कन्नड़ में गाने की अपील पर दिए गए सोनू निगम के बयान के बाद उन्हें कन्नड़ इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। हालांकि अब सोनू निगम ने माफी मांगते हुए इस विवाद पर विराम लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, सोनू निगम ने अपने आधिकारिक इंस्टा अकाउंट से लिखा कि सॉरी कर्नाटक, आपके लिए मेरा प्यार मेरे ईगो से ज्यादा बड़ा है, हमेशा प्यार। दरअसल दोस्तों, इसके अलावा भी सोनू निगम ने एक और पोस्ट शेयर किया है। इसमें एक्टर ने पूरे मामले में अपना नजरिया रखा। उन्होंने लिखा, नमस्कार, मैंने भाषा, संस्कृति, संगीतकारों, राज्य और लोगों को अभूतपूर्व प्यार दिया है, न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी। वास्तव में मैंने हिंदी सहित अन्य भाषाओं के गीतों की तुलना में अपने कन्नड़ गीतों का अधिक सम्मान किया है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो इस बात के प्रमाण भी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश। 4 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर 4 महीनों में चुनाव करवाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमारे
विचार से स्थानीय निकायों के समय समय पर चुनाव के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आतंकी हमले की आशंका के चलते बिहार में हाई अलर्ट जारी, पुलिस कर रही है पूरे प्रदेश की सख्त निगरानी। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में आतंकवादी घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल से लगने वाले बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आईएसआई की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। बिहार से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी बोर्ड 10वीं में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, 76.42% स्टूडेंट्स पास हुए। 12वीं का रिजल्ट 74.28% रहा। कुल 212 टॉपर्स में से 144 लड़कियां। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडली यानी कि MPBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया। प्रियल ने 500 में से 492 नंबर हासिल किए। वहीं सिंगरौली जिले की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 स्कोर के साथ 10वीं MP बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। दोस्तों, इस साल MP बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 76.22% और 12वीं में 74.28% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in के साथ साथ डिजी लॉकर ऐप, MPBSE मोबाइल ऐप या फिर MP मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आटा पाटा, गेंद तड़ी, खो खो स्कूली सिलेबस में हो गए शामिल। NCERT ने 7वीं की किताब में शामिल किए देसी खेल। नई किताब खेल यात्रा हुई तैयार। जी हां दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT की कक्षा 7वीं की शारीरिक शिक्षा की नई किताब खेल यात्रा में विभिन्न राज्यों के देसी खेलों को शामिल किया गया है। इससे स्टूडेंट अब भारतीय संस्कृति से जुड़े ट्रेडिशनल गेम्स और एक्टिविटीज सीख सकेंगे। NCERT ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 की शुरुआत के हिसाब से यह बदलाव करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के जंगलों में आतंकवादियों का छिपाया विस्फोटक पकड़ा गया। RPG, IED, वायरलेस सेट, ग्रेनेड मिले। DGP बोले ISI की स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्लानिंग है। जी हां दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर नवाशहर के जंगलों में पुलिस ने 2 RPG, 2 IED, 5 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। खुफिया इनपुट के बाद अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल SSOC केंद्रीय एजेंसी के साथ तिब्बा नगल कुलौर रोड के पास बने जंगल में पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन में टीम को विस्फोटक सामग्री मिली। पंजाब के DGP गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की ISI और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने पंजाब में छिपे अपने स्लीपर सेल को दोबारा एक्टिव करने की प्लानिंग बनाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में जंग की मॉक ड्रिल से टेंशन में आ गया पाकिस्तान। ISI हेडक्वार्टर पहुंचे शहबाज शरीफ। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। दरअसल दोस्तों, भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पहुंचे और अहम बैठक की। इस दौरान तमाम अधिकारियों ने उन्हें भारत के साथ जारी तनाव की पृष्ठभूमि में संभावित पारंपरिक खतरे और देश की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश को माना जाता है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।